हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चली होगी। तो आज है डे 10 ऑफ ऑडिट सेशंस एंड आज के सेशन के कॉन्सेप्ट है एसेट 320 एंड 330, यानी कि रिस्क से रिलेटेड ही पार्ट है। यानी कि जो हमने रिस्क 315 कल पढ़ा था उससे रिलेटेड ही इसमें कॉन्सेप्ट है। कोई ज़्यादा बड़े नहीं है दोनों दोनों, ठीक है। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, फटाफट कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, यानी कि जब हम किसी ऑडिट को प्लान कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं ना, उस केस में क्या क्या मटेरियल चीज़ें आ सकती हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए बताया गया है कि उसकी मटेरियलिटी को कैसे इंस्पेक्ट करना है। सबसे पहला ये मैंडेटरी है कि 320 डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई टू कॉन्सेप्ट मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो ऑडिटर का फाइनेंस ऑडिट करता है, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो यहाँ पे अप्लाई होती हैं। इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस लेना, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ओके, सिंपल सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट विल बी है, ठीक। ये सिंपल इसका ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि ऑडिटर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना कि जो वो प्लानिंग और परफॉर्म करेगा ऑडिट, तो उसके क्या स्कोप है, यानी कि उसको क्या देख के चलना है कि किसी भी कहीं पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी लेवल, इस तरीके से मटेरियलिटी लेवल फाइंड आउट होगा। प्राइमरी रूल है द ऑडिटर शैल डिटरमाइन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। सबसे पहले तो वो एज अ होल यानी कि पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से निकालेगा। देन उसके बाद स्पेसिफिक एक्सपेक्शंस एक्सेप्शंस, यानी कि फिर उसके बाद इंडिविजुअली अगर किसी पे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा तो वहाँ के लिए अलग से मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करेगा। यानी पहला तो एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिसाइड करेगा कि लाइक 1 लाख का लेवल के ऊपर वाला जो होगा मटेरियल होगा। उसके बाद स्पेसिफिक करेगा कि यार इन्वेंट्री की कैलकुलेशन या अलग तरीके से होती है, तो वहाँ पे मिस्टेक्स होने के ज़्यादा चांसेस, वहाँ के 50,000 अलग से। लेकिन वो जो जब इन्वेंट्री के काउंट करेंगे तो वहाँ पे 1 लाख का होल क्राइटेरिया नहीं लगेगा। होल तो हो जाएगा कि पूरे मिला के जो, लेकिन इन्वेंट्री की जब कैलकुलेशन होगी तो वहाँ पे स्पेसिफिक 50,000 की लिमिट रहेगी। वहाँ पे ये नहीं आएगा कि सब मिला के 1 लाख। ठीक। प्राइमरी रूल ये कहता है ओवरऑल होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और स्पेसिफिक एक्सेप्शन कहता है कि किसी एक कैटेगरी या किसी एक रिस्क के चलते वहां के लिए एक अलग से हो सकता है। ओके, देन आगे चलते हैं। मेथड मेथोलॉजी ऑफ बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क सिंपल एक लिमिट होती है जो सेट कर रही होती है ताकि ऐसे ही हर चीज को करनी है। तो बेंचमार्क क्या होता है? लाइक वो, जैसे यहाँ पे आप देखो, कॉमन बेंचमार्क इन प्रैक्टिस क्या क्या हो सकते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो सकता है, टोटल रिवेन्यूज, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल इक्विटी या नेट एसेट्स वैल्यू। यानी कि ये पॉइंट्स हैं जो बेंचमार्क्स हो सकते हैं कि इनके बेसिस पे हम जो है एक मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करेंगे। उसका फॉर्मूला ऐसे है कि परसेंटेज, यानी कि कितने परसेंट आप चाहिए, कौन से बेंचमार्क के हिसाब से निकाल रहे हो, तो वहां पे आपको मटेरियलिटी लेवल आ जाएगा। A percentage is often applied to choosing benchmark as a starting point is determining materiality of the financial statement as a whole। यानी कि इसकी मदद से जो है एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलिटी हमें पता चलती है। ओके, ये कॉमन बेंचमार्क हो गया। वेयर मटेरियलिटी इंसर्ट द ऑडिटर्स, किस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे ऑडिट रिस्क के साथ मटेरियलिटी को। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देन एग्जीक्यूट करो उसका एंड डिटरमाइन करो, एग्जीक्यूशन के टाइम उसको डिटरमाइन करोगे कि उसका नीचे टाइम एक्सटेंड क्या है, या फिर हमें उस पर कौन कौन से फेदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं वो चेक करो। पहले रिस्क पता करो, देन उस पर फेदर ऑडिट अप्लाई करो, एंड देन इवेल्युएट करो कि वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। लाइक मतलब अगर प्रॉब्लम है कोई मिसस्टेटमेंट या रिस्की एरिया है, बट वो हम मैनेजमेंट से कहते हैं और मैनेजमेंट उसको करेक्ट कर देता है, तो वो ठीक करेक्टेड हो जाता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट उसको फिर भी करेक्ट नहीं करता और वो अनकरेक्टेड रह जाता है, तो वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट होता है। फिर उसको इवेल्युएट करना होता है कि वो मटेरियल है कि इमटेरियल है। ओके, अडेप्टिंग द चेंजिंग इन सर्कमस्टेंस, अगर कोई सर्कमस्टेंस चेंज हो जाता है तो क्या करना चाहिए? मटेरियलिटी इज डायनेमिक, मटेरियलिटी जो एक डायनेमिक प्रोसेस है एंड ये इजीली चेंज को अप्लाई कर लेगी। यानी कि अगर कोई सर्कमस्टेंस चेंज होता है, लाइक मतलब मटेरियलिटी क्या है? एक लेवल है, यानी कि एक लिमिट है।
अगर हमें उसे कम करना है तो हम उसे कम कर देंगे, उसके ऊपर वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे मटेरियल, और अगर बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। मोस्टली कब कब होता है, जब हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली जो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है। अ चेंज इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। ऑडिटर जब स्टार्टिंग में वर्क कर रहा था तब वो कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन जैसे 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 वो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने लगा, उसको पता चला कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है, यानी कि और ज्यादा एंटिटीज को समझ रहा है। एक्चुअल फाइनेंसिंग रिजल्ट डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा खराब है, तो उस रीजन से भी चेंज हो सकता है। ओके। लोअरिंग मटेरियलिटी। कब कब मटेरियल रिपल इफेक्ट ऑफ लोअरिंग मटेरियलिटी को लो करने पे क्या क्या इफेक्ट होगा? इफ द ऑटर conclude a lower materiality is appropriate then initial determine whether the necessity is revised परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। यानी कि अगर मान लो कि हम जो इनिशियल था उससे लोअर मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं, तो हमें पता करना होगा कि जो रिवाइज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है वो करेक्ट है कि नहीं। एंड डिटरमाइन वेदर द नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिमेन अप्रोप्रिएट। यानी कि अगर मान लो अगर मटेरियलिटी को लो करते हैं 1 लाख थी, अब 1 लाख से 50,000 करते हैं, तो उस केस में पता करना होगा जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है क्या उसको भी रिवाइज करने की जरूरत है। अगर नहीं है तो करेक्ट है, अगर करने की है तो उसको भी रिवाइज कर दो। और उसके साथ ये भी पता करो कि जो फेदरल प्रोसीजर हम लगा रहे हैं क्या वो करेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक। देन उसके बाद परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज अ सेट एन अमाउंट लोअर देन ओवरऑल मटेरियलिटी। इट एक्ट्स a buffer to reduce the probability that the aggregate uncorrected and undetected misstatement exceed the materiality of the final statement as a whole। यहाँ सिंपल समझो कि लाइक एक ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल होता है और एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल होता है। ओके। जैसे ये ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल है, यानी कि एक पूरा एक फिक्स रेट होता है, लेकिन परफॉर्मेंस एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हिसाब से बनता है, यानी कि वो हमेशा जो है एक्चुअल मटेरियलिटी लेवल से ओवरऑल मटेरियलिटी से कम होता है। ओके। एंड अमाउंट इज लोअर द ओवरऑल मटेरियलिटी, इट एक्ट्स बफर टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी दैट एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। ये जो है मोस्टली फोकस करता है अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट के हिसाब से। एक्सीड द मटेरियलिटी फॉर द फाइनल स्टेटमेंट एज अ होल। ताकि जो है उस अगर मान लो कि एक ओवरऑल फाइनेंस यहाँ तक का है, ओके, और ये आके यहाँ पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, यानी कि यहाँ तक का जब जाएगा ना, तो ये रहेगा कि यार देखो ये चीजें ठीक है, ये थोड़ा इतनी मिस्टेक्स होती है, इससे ऊपर जाना है ना, तो मतलब कि धीरे धीरे लिमिट, यानी कि परफॉर्मेंस जो कंपनी की है, मैनेजमेंट की है, वो खराब हो रही है, तो उसे मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कहते हैं, यानी कि मोस्टली अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट के हिसाब से वो काउंट होता है। उसके बाद ऑडिट ट्रेल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि सारी चीजों को एक materiality finance statement as a whole, then materiality level will be particular classes transaction and performance materiality and any revision of the above। यानी कि सारी चीजों को एक डॉक्यूमेंट करके रख लेना, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसी को ऑडिट ट्रेल कहते हैं। ऑपरेशनल साइकिल तो सिंपल है, प्लान करो, कैलकुलेट करो, एग्जीक्यूट करो एंड देन रिपोर्ट करो 320। ओके। द सेंट्रलाइज्ड प्रोफेशनल जजमेंट डिटरमाइन द मटेरियलिटी इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। इट इज द कांस्टेंट वेरिएबल इन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। यही तक था हमारा 320। सिंपल मटेरियलिटी की बात करता है कि किस तरीके से उसको सेट करना और बेंचमार्क्स क्या क्या चीजें होती हैं। ओके। ओके। ठीक है, तो ये था 320। अब हम चलते हैं 320 के बाद 330 पे। मोस्टली देखो ज्यादा चीजें है नहीं इसमें, तो सिंपली आप इसको इजीली कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 330। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क, फ्रॉम रिस्क असेसमेंट टू एविडेंस गैदरिंग। ओके। तो इसको करते हैं कंटिन्यू 330 को। द मैंडेटरी इज रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क एंड नॉट जस्ट चेकिंग बॉक्सेस। यानी कि ये बताता है ऑडिटर के रिस्पॉन्स को कि रिस्क को किस तरीके से चेक करना है और क्या क्या एविडेंस गैदर करने जरूरी है। सबसे पहले स्कोप है, डिजाइन इम्प्लीमेंट द रिस्पॉन्स ऑफ द ROMM आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू 315। 315 में जो जो हमें रिस्क मिले हैं उसके रिलेटेड क्या क्या डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है वो करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव,
to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the assessed risk of material misstatement through designing implementing appropriate response to those risk, यानी कि उससे रिलेटेड फिर जो भी इम्पोर्टेंट रिस्क है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं, वो कलेक्ट करने पड़ेंगे, वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव। यानी कि किस तरीके से उस ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्स, मतलब कि उस जो भी रिस्क निकल के आया है उससे रिलेटेड क्या क्या डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन करने वाला है ऑडिटर, वो स्कोप हो जाता है और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उससे रिलेटेड जो जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा। डिजाइन प्रोसीजर एट द असर्शन लेवल, असर्शन लेवल जब होता है ना कि जब हम सिर्फ एजम्पशन के बेसिस पे चेक कर रहे हैं, तब वो असर्शन लेवल पे क्या क्या करें, रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले असेस करो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, देन ओवरऑल रिस्पॉन्सेस करो एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ। सिंपल है कि जो हमने रिस्क को पता करना है, देन उसके हिसाब से क्या क्या रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के चेक करो वो कितना करेक्ट है और कितना उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, द कोर रिक्वायरमेंट ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हुज डिजिट एंड एक्सटेंड एंड आर रिस्पॉन्सिव विद द रिस्क एसोसिएशन लेवल, यानी कि रिस्क को कवर करने के लिए काम आएगा ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करना पड़ता है और परफॉर्म करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेटली प्रिंसिपल्स, हायर द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हायर द एविडेंस रिक्वायर्ड। सिंपल है, यानी कि जितना ज्यादा रिस्क हाई होगा उतना ही ज्यादा हमें जो एविडेंस है वो रिक्वायर्ड होगा। डिसाइडिंग व्हेन टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, यानी कि इंटरनल कंट्रोल्स पे कम रिलाई करना चाहिए। देखो हमने प्रोसीजर बनाना स्टार्ट किया, अगर एफिशिएंसी स्ट्रेटेजी है हमारे पास, देन डज द ऑडिटर एक्सेप्ट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो चेक करो क्या ऑडिटर के कंट्रोल प्रॉपरली हो रहे हैं तो फिर वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई कर दो। लेकिन अगर कोई सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यानी कि उसके फिर अगर नहीं होते, लाइक नेसेसिटी स्ट्रेटेजी यानी कि बहुत ब्रॉड नहीं है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो चेक करो कि कोई और एविडेंस अप्लाई होगा, नहीं है होता तो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाना पड़ेगा। लाइक मतलब सिंपल समझो कि हमने एक ऑडिट प्रोसीजर बनाया, उस ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई किया, उससे रिजल्ट आया है, तो उसे भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही कहते हैं। वहां पे उस एविडेंस को हम चेक कर लेंगे कि करेक्ट है कि नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो कोई और एविडेंस है तो उसको चेक करो एंड अगर वैस वो करेक्ट है तो उसको भी चेक करने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि उसको करेक्ट जो हमें एविडेंस मिला है उसको चेक करने के लिए हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई करते हैं। Execution validation of operational efficiency. Inquiry alone is not sufficient. Inspection and observation also required. यानी कि इंक्वायरी करना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है कि इंक्वायरी करी हो गया, बल्कि वहां पे ऑब्जर्वेशन करना और इंस्पेक्शन करना भी इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें एक्चुअल में क्या वर्क हो रहा है वहां पे वो पता चलता है। ओके, देन उसके बाद टाइमिंग एंड डेविएशन ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग, पॉइंटेड टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिटेक्ट द मिस्टेट में, जैसे मिस्टेट में पता चला कंट्रोल फेलियर्स जो होंगे उसका पता करो एंड देन रीअसेस द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, यानी कि उसके ऑपरेशन पे कितना इफेक्ट पड़ता है उसको चेक करो। सबसे पहले रिस्क पता करो या मिसस्टेटमेंट पता करो, उसके कंट्रोल्स क्या है उसको देखो एंड देन रीअसेस कर दो जो भी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस होता है। If detected, make the specific inquiry, understand the potential sequence. डिटेल्स और सब्सटेंटिव एंड टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंटिव एंट्री का प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है। टेस्ट ऑफ डिटेल होता है टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस बैलेंसेस, यानी कि जो करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस है बैलेंसेस है मोस्टली उनका चेकिंग होता है। लेकिन जो सब्सटेंटिव एंट्री का प्रोसीजर्स है ना, इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस प्लॉसिबल रिलेशनशिप, यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स के डेटाज होते हैं ना, फाइनेंशियल डेटाज हो नॉन फाइनेंशियल डेटा, वो सब सब्सटेंटिव एंट्रिकल प्रोसीजर में उन सबको यूज किया जाता है चेक करने के लिए। ओके, देन टेस्ट ऑफ डिटेल द आर्ट ऑफ वाउचिंग, लाइक जैसे बुक एंट्रीज होती है, सबसे पहले बुक एंट्री होगी, वो उसमें परचेज इनवॉइस से चीजें आएंगी, परचेज इनवॉइस में जीआरएन से आएगा और जीआरएन से इनवर्ट गेट एंट्री रजिस्टर से आएगा। बाय ट्रेसिंग द ऑडिट ट्रेल फ्रॉम द लेजर बैक टू सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटर शुड वेरीफाई द ट्रांजैक्शन एक्चुअली अकर्ड, यानी कि ये सारे इस पूरे सीक्वेंस को चेक करने को टेस्ट ऑफ डिटेल करते हैं कि बुक एंट्री से लेके जो इनवर्ट गेट का एंट्री रजिस्टर है वहां तक के सारी एंट्रीज प्रॉपर है
और मैच हो रही है कि नहीं, लेकिन डिटेल्स में चेक करने को ही टेस्ट ऑफ डिटेल कहते हैं। टेस्ट ऑफ बैलेंसेस में वेरिफिकेशन होती है लायबिलिटीज की, एसेट्स की, उससे रिलेटेड। ठीक है, सिंपल है कि हमने एक जगह पढ़ा था कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर्स को हम चेकिंग करते हैं उससे रिलेटेड। तो वही चीज़ है कि बैलेंस शीट को लाइबिलिटीज को इंश्योर करेंगे कि ऑब्लिगेशन है और एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एसेट्स की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन को चेक करेंगे। ओके, सब्सटैंटिव एंटिकल प्रोसीजर की यहाँ डेफिनेशन है। एंटिकल प्रोसीजर मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा। Okay, interesting in the individual documents ethical procedures. Okay, determining the optimal mix of evidence, then perform as only देखो ओनली सब्सटैंटिव प्रोसीजर अप्लाई करो, टेस्ट ऑफ डिटेल अप्लाई करो, या दोनों का कॉम्बिनेशन पर अप्लाई करो। तीनों चीजें ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट होगा दोनों ही अप्लाई कर लो। उससे क्या है, हमारे एविडेंस के ज्यादा प्रूफ मिल जाते हैं। ओके, 330 का एग्जीक्यूशन लिस्ट सबसे पहले डिजाइन करो, जो भी रिस्क है उससे रिलेटेड। असर्शन चेक करो कि वो प्रॉपर है कि नहीं। कंट्रोल्स चेक करो जो कि अब प्रॉपर अप्लाई होते हैं कि नहीं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, ये हमारा था 330। 330 सिंपल बात करता है एग्जीक्यूशंस के फेस के बारे में, और 320 बात करता है हमारा कंप्लीटली लाइक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ठीक है, ओके। प्लानिंग ये मटेरियलिटी के बारे में बात करता है, एंड जो हमारा 330 है वो रिस्क रिस्क के एजम्पशंस की बात करता है। यानी कि सिंपल है, 330 में हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करना है, और 320 में हम सीखते हैं कि क्या क्या मटेरियलिटी हो सकती है और किस तरीके से मटेरियलिटी को कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये 320 330 कम्प्लीटली है। इस पे कि 2 या 3 क्वेश्चन आए लास्ट कुछ टाइम में, ठीक है, और ज्यादा आए भी नहीं है। ओके, तो इसको प्रॉपरली रीड कर लो, और आज के में इतना ही। क्वेश्चंस के लिए आप वही पीडीएफ को चेक कर लो एक बार, ठीक है, इसके क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें मिक्स है, तो वहाँ पे आप ऑलरेडी कल वाला और आज वाला दोनों कवर कर लो। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी एंड आई विल टेक इट। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, एंड आज के सेशन में इतना ही। थोड़ा लेट हो गया और थोड़ा छोटा ही है, ठीक है, बट कल वाले पे फिर से कंटिन्यू होगा। वैसे ये दोनों टॉपिक भी ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, एक वन रीडिंग टॉपिक है, कर लो एंड कंप्लीट कर लो। ओके, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अब कल एक नए सेशन में, नए चैप्टर और नए ऐसे के साथ।